हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित है कक्षा 10 जिसमें हमारा ये अंशाल पेपर है। ये सेट नंबर 5 है 2024 का। पेपर कोड है 822 CHX, पूर्णांक 70 नंबर का है। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का है। निर्देश जो हमने सेट नंबर 1 में पाया था कि 1 से लेकर 20 तक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, बहुविकल्पी होंगे। 21वां जो प्रश्न होगा उसमें क से लेकर च तक होंगे, 2-2 नंबर का होगा। 22 वाला जो होगा उसमें क से लेकर च तक होंगे, उसमें 5 खंड करने होंगे और 4-4 नंबर का होगा। उसके बाद हमारा 6-6 नंबर का आएगा। तो आइए देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक दिया गया रहेगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या मिलता है, कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या नंबर 1, बहुविकल्पी प्रश्न है ये, और कह रहा है कि ये हमारा जो प्रश्न दिया गया है वह 1 नंबर का है। यहाँ हमारा 1 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 है कि यदि 26 और 156 का एलसीएम, लस का मतलब एलसीएम 156 है तो उसका हमें मस ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणा होता है उसके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। अब महत्तम का मतलब एच निकालना है तो हमारा AB बटे L होगा। अब हम देखेंगे यहाँ ए और बी का मान। ए का मान 26 है तो 26 रखेंगे, बी का मान हमारा 156 है तो 156 हो जाएगा, और बटे यल यानी लघुत्तम, और यल का मान 156 है तो 156 यहाँ रख देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर 26 बनेगा, और 26 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया है हम देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2 में करा निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य का मतलब होता है दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो एक आना चाहिए, अर्थात उनमें केवल एक कॉमन हो, दूसरी संख्या कॉमन न हो। तो इसको अगर हम लिखेंगे 7 दूनी 14, ये 7 पच्चे 35, दोनों में 7 हो गया कॉमन, इसका मतलब ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 तिहाई 6 तिरिक 18, और ये बनेगा 5 पचे 25। इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसका मतलब यही हमारी सह अभाज्य संख्या बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये बनेगा 31, और अगला बनेगा 31 गुणे 3, 3 एका 3, 3 त्रिका 9, तो दोनों में 31 कॉमन है तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कम से कम 2 तो कॉमन होगा, इसलिए ये भी हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 नंबर है कि बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी होगी। ये भी हमारा प्रश्न 1 नंबर का है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो x का मान यहाँ प्लस है और यहाँ x का मान माइनस है, अगला 0 0 है। अगर यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं तो हमें x अक्ष पर मान मिलेगा, y का मान 0 है। इसका मतलब x का मान 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर x का मान -13, तो इसका मतलब इधर जाएंगे सारी -12, तो इस तरफ हमें -12 मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 5 होगी, 12 5 17 हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे यहाँ 17 कौन सी संख्या दी गई है तो हमें मिलेगा क्या, 17 हमें मिलेगा। हमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या हम चाहें इसको x1 y1 और इसको x2 और y2, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अगर इसमें रखते हैं तब भी मान हमें यही मिलेगा, क्योंकि पहला मान जो मिला है 5 और माइनस एक माइनस और मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5 + 12 का होल स्क्वायर। ये 0 - 0 का होल स्क्वायर बनेगा, तो 12 5 17 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, अगला हमारा 0 मिल गया। तो इस 17 का स्क्वायर है, कड़ी के अंदर है, बाहर निकलेगा तो 17 बन जाएगा, और देखेंगे तब भी हमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और
91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो कई संख्याओं से कटने का अर्थ होता है उसका एलसीएम से कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और शेष 7 है इसको हम जोड़ देंगे, तभी 7 शेष बचेगा जब इसके एलसीएम में हम जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 × 25 35 होगा, 8 × 7 56 होगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56 बन जाएगा। 91 का 13 7 91 बन जाएगा। तो अगर हम बात करें एलसीएम की तीनों में से, तो पहला नंबर तो हम 7 लिख लेंगे, दूसरा नंबर हमारा 5 इसमें और कहीं नहीं है तब वो लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा और उसके बाद 13 आएगा। और इसी में हमारा जो शेष दिया है अगर जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, संख्या मिल जाएगी, क्योंकि शेषफल 7 बचना चाहिए। तो हम आ जाएंगे 8 × 25 40 और 4 × 7 28 280 होगा, गुणे 13 होगा प्लस 7 मिलेगा। तो 13 0 0 13 8 104 और 13 दूना 26 10 36, इसी में 7 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 7 4 6 3 36 47 और 36 47 हमें ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो 5 में क्या दिया है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल आपको ज्ञात करना है। यानी हमें लेना है 8 का गुणज। तो गुणज का मतलब 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। तो 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 8 चौक 32, इस तरह से कह रहा है 15 संख्या लेना है, 15 संख्या, और इसका हमें क्या करना है, कह रहा योगफल ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा यस्यन यानी समांतर श्रेणी, चूंकि इसमें 8 8 का अंतर है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि समान अंतर है इसलिए समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल यस्यन बराबर n/2 होता है, 2a + n-1 × d बनता है। अब इसमें अगर हम मान रखेंगे तो देखते हैं मान क्या मिलेगा। संख्या कुल 15 है तो 15 हो जाएगा, बाकी 2 गुणे a का मान 8 है, 8 बनेगा, और प्लस 15 - 1 तो 14 बन जाएगा, इंटू डी माने 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिल गया, 2 अभी हमारा बचा हुआ है तो 2 लिख देंगे। आगे आ जाएंगे तो हम देखेंगे क्या मिलेगा हमारा आंसर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 15/2, बाकी मिल रहा है 8 दूनी 16 हो गया, और 14 में 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 1 8 3 11, यानी 14 8 112 हो गया। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 2 8 मिल जाएगा। फिर आगे आएंगे 1 1 2 हो जाएगा, बाकी हमारी संख्या 1 बच जाएगी। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 6 12 2 चौक 8, 15 चौका 60 की 0 और 15 छक्का 90 96 बन जाएगा। हमारा आंसर बनेगा 960, और देखेंगे 960 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रही हमारी प्रश्न संख्या 5। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं और 6 में देखते हैं क्या दिया है। तो प्रश्न संख्या हमारा 6 का रहा है। प्रश्न संख्या 6 है कि यदि द्विघात समीकरण हमारा दे दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x², यदि द्विघात समीकरण x² 2x - p का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ हम x का मान ही -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, 2 गुणे -2 होगा, -p बराबर 0 होगा। 2 दूनी 4 + 4 हो गया, प्लस माइनस हो गया, और 2 दूनी 4 -p बराबर 0 हो गया। 4 में से 4 घट के 0 आ गया तो -p बराबर 0, और p बराबर माइनस का गुणा करेंगे 0 में तब भी 0 आएगा। तो p का मान 0 हमें ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट हमारा 7वां। तो 7 नंबर में क्या दिया है कि x अक्ष पर स्थित एक बिंदु, अगर x अक्ष पर स्थित होगा वह बिंदु तो y का मान 0 होना चाहिए। तो कह रहे हैं 5 - 2 तथा -3 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे।
पहला नंबर x अक्ष पर स्थित होगा, इसका मतलब y का मान 0 होगा। तो दो जगह y का मान 0 है, यही दोनों में से एक आंसर हो सकते हैं। अब आगे आ जाएंगे। अब कह रहा है समदूरस्थ, इसका मतलब इन दोनों से समान दूरी पर है, और अगर दो बिंदुओं से समान दूरी पर कोई होता है तो इसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। और मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। अब आगे आ जाएंगे तो x1 का मान यहाँ से y1 और ये x2 और ये y2 बन जाएगा। तो x1 का मान हमें मिल जाएगा यहाँ 5 और प्लस x2 यहाँ पहले से माइनस है तो -3 बटे 2 और दूसरा -2 प्लस 2 हो जाएगा तो -2 प्लस 2 बटे 2 होगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बटे 2 आएगा और अगला मान 2 में से 2 0 बटे 2 होगा और 2 में 2 का भाग देंगे 1 और दूसरा 0 हो गया। तो 1 0 हमें ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक के द्वारा चूंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में समदूरस्थ माने समान दूरी पर है, इसका मतलब वह मध्य में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखते हैं 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समीकरण 2x² माइनस 5x है और +4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो पहले हम विभक्ति कर d निकालेंगे और विभक्ति कर d बराबर b² माइनस 4ac होता है, उसी से हम इस मूल की प्रकृति को ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर हमें 2 मिल जाएगा, तो a बराबर 2 मिला। b बराबर यहाँ से हमें -5 मिलेगा, तो b बराबर -5 हो गया। c बराबर हमें यहाँ से 4 मिल जाएगा, तो c बराबर 4 हो गया। अब विभक्ति का d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान हमें -5 का स्क्वायर मिलेगा और -4, a का मान 2 और c का मान यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो ये बना 5 × 5 = 25 प्लस हो गया 4 × 4 = 16 दूना 32 आ गया। यहाँ देखेंगे माइनस ज़्यादा है तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा। चूँकि d का मान माइनस में आ गया और बताया गया है अगर d का मान 0 से छोटा हो अर्थात माइनस हो तो समीकरण के मूल जो होंगे अधिकल्पित या काल्पनिक होते हैं, या हम कह सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे। तो अब हम देखेंगे, ये कह रहा है वास्तविक, तो ये तो गलत हो गया। काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं, तो मूल जो होंगे अधिकल्पित कहिए या तो काल्पनिक कहिए अथवा वास्तविक नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। तो 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कह रहा है कब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहाँ दिया है हमारा कि दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। समरूप के लिए अगर संगत कोण बराबर है तब भी हमारा समरूप कहलाएगा। हमें जानना पड़ेगा कब कब समरूप होता है। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ अगर अनुपात बराबर है, इनका अनुपात और इनका अनुपात अगर बराबर है, अर्थात अगर ए बी सी पी क्यू आर, तो अगर हमारा ए बी बटे पी क्यू ये बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है सी ए बटे आर पी, तो ये हमारा समरूप हो जाएगा। दूसरा नंबर कि दो भुजा का अनुपात तो बराबर हो और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाता है तब भी हमारा ये समरूप कहलाएंगे। तीसरा नंबर अगर एक भुजा है और इस ओर का कोण, ये भुजा हमने लिया ये कोण और फिर दूसरी तरफ का कोण दूसरे तरफ के कोण के बराबर हो जाएगा तब भी हमारा समरूप कहलाएगा। इसको हम यस 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 समरूपता, और ये सर्वांग सम भी होता है लेकिन यहाँ हम समरूप की बात करेंगे। दूसरा हमारा जो होता है यस ए यस, यानी साइड साइड और बीच का एंगल बराबर होना चाहिए या अनुपातिक होना चाहिए। फिर आगे आएंगे तो अगर हमारा यानी एंगल साइड एंगल रहेगा तब भी सर्वांग सम होगा और समरूप होगा।
और एंगल एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तभी समरूप होगा। तो यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे तो ये समरूप हो जाता है। अगला है यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तभी ये समरूप कहलाएगा। यानी ए भी सही है और बी भी सही है। सी में कहा ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब अब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया है ए भी सही है और बी भी सही है, तो ये अकेला ही तो सही है नहीं, ये भी अकेला ही सही नहीं है, बल्कि दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया गया है 10 नंबर। तो 10 में क्या दिया गया है, यहाँ कह रहा है चित्र में, नीचे एक चित्र दिया गया है और चित्र में कह रहा है कि त्रिभुज ODC, एक त्रिभुज हमारा ODC ये त्रिभुज है और कह रहा है ये समरूप है किसके, OBA के, OB और A ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो कह रहा है कोण OBC बराबर 125, यानी ये वाला कोण अर्थात OB और C सॉरी BOC ये बराबर हमारा 125 डिग्री दिया है और CDO बराबर 70 है, यानी हमारा CDO यानी ये कोण हमारा 70 दे दिया है। पूछ रहा है कोण OAB माने इस कोण की बात कर रहा है, यही कोण आपको बताना है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि ये वाला कोण एक इसके बराबर होगा, यही जानना है। O वाला O के बराबर होगा, D वाला B के बराबर होगा और C वाला A के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो कोण A है वह कोण C के बराबर होगा और C कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। अब अगर हम बात करें ये पूरा 180 होता है, तो अगर ये 180 पूरा है तो इसका मतलब उसमें से 180 में से जब हम नीचे वाला 125 घटा देंगे तो हमें ऊपर का कोण मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी क्या मिल गया हमें 55, 5, 60, 70, 80, यानी ये कोण हमारा 55 डिग्री मिला। अब अगर हम C निकालेंगे तो तीनों मिला के 180 होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक और नियम हमारा त्रिभुज का है कि इस त्रिभुज में एक भुजा हमने बढ़ाया है तो बहिष्कोण अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसको x मान लेंगे तो x + 70 जो होगा ये बहिष्कोण, ये बाहर बना हुआ कोण है 125 और 70 ले जाके घटा देंगे तो हमें बनेगा 125, इसमें से 70 घटेगा तो 5 और 5 यानी 55 डिग्री आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ का x का 55 हो गया, C का मान, और C का मान चूंकि 55 मिला और यही हमारा कोण A है तो हम देखेंगे 55 डिग्री हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर। देखेंगे 11 नंबर में क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा हो और थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है तो थीटा का मान होगा। माने हमें यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, साइन थीटा बराबर कास थीटा में दोनों तरफ अगर हम कास थीटा और कास थीटा से भाग दे देते हैं तो कास बटे कास कट के 1 आएगा और इस साइन बटे कास को टैन कहेंगे। तो टैन थीटा बराबर 1 मिल गया और ये टैन 45 का मान होता है। तो टैन बराबर है तो थीटा बराबर हमारा 45 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 45 आ गया और 45 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 11। अब आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या हम 12 को ले लेते हैं और देखते हैं 12 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिलेगा साइन 15 बटे कास 75 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो साइन 15 या तो साइन को बदलेंगे या तो कास को बदलेंगे। तो 15 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 90 - 75, क्योंकि 90 में से 75 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और नीचे कास हमारा 75 बचा रहेगा। तो साइन 90 - थीटा को कास थीटा कहते हैं, कास 75 और नीचे भी कास 75 हो गया और दोनों ऊपर नीचे बराबर हैं, कट के 1 आ जाएगा और 1 देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए
यदि साइन के साथ कास, टेन के साथ काट, सेक के साथ कासेक दिया हो, दोनों मिला के अगर 90 आ रहा है तो पूरे का मान हमेशा एक ही आता है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। तो हम देखते हैं 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन पावर 4 थीटा और प्लस कास पावर 4 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, तो साइन थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, कास थीटा होगा। अभी पीछे हमने पाया कि दोनों तरफ अगर हम कास से भाग दे देते हैं तो अगली लाइन में तो ये कट के 1 आएगा, ये 1 आएगा, टेन थीटा बराबर 1 होगा और टेन 45 हो जाएगा। टेन टेन इक्वल है तो थीटा बराबर हमें 45 मिलेगा और थीटा बराबर 45 हम देखेंगे यहाँ रखेंगे तो साइन पावर 4 45 अंश प्लस इसी तरह से कास पावर 4 45 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/2 होल पावर 4, कास 45 का मान भी 1/2 होल पावर 4 होगा। 1 की 4 घात करेंगे 1 आएगा, कणी में 2 की 2 घात करने पर 2 आता है, 4 घात करने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से यानी 1/4 आ जाएगा और दोनों के हर बराबर हैं, अंश जुड़ जाएंगे, 2/4 काट देंगे, 2 1 का 2 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर 1/2 आएगा और 1/2 आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 13। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 14 नंबर में, देखते हैं क्या मिलता है। तो प्रश्न संख्या 14 को ले लेते हैं और 14 में दिया गया है हमारा तो यहाँ आ जाएंगे 14 में कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो सेक का मतलब 1 अपान कास होता है और साइन टेन का मतलब साइन ए अपान कास हो जाएगा और अगला ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हमारा बचा रहेगा। अब आगे आएंगे, दोनों के हर बराबर हैं, अंश जुड़ जाएंगे तो 1 प्लस साइन बटे कास होगा और अगले में आ जाएंगे तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा बटे कास और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर कहते हैं, तो कास स्क्वायर बटे कास और कास का से कटेगा, एक ऊपर का से बच जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में कहाँ का से है, तो का से हमारा ऑप्शन नंबर डी है और हमारा डी सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 14। आगे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 को लेते हैं। तो 15 में क्या दिया गया है, तो 15 में है कि चित्र में बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर अनुमान कोण की माप होगी। एक बार हम कह रहा है आपसे कहाँ से देखना है, ए से, तो ए से देखने पर कोण कितना बनेगा, फिर बी से देखने पर कोण कितना बनेगा और अनुमान कोण। ए से देखेंगे तो ये वाला कोण चाहिए अनुमान, और बी से देखेंगे बी, तो बी से देखेंगे तो बी नहीं बल्कि यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ पी होगा और यहाँ बी होगा, तो यहाँ अनुमान कोण बनेगा। तो हम देखेंगे ये पूरा 45 है तो ये 90 है, इसका मतलब ऊपर का 45 होगा और पूरा 90 होता है 45, ऊपर का भी हमें 45 मिलेगा, तो पहला अनुमान कोण हमारा 45 अंश बन जाएगा। दूसरे में ऊपर 60 अंश है, पूरा 90 होता है तो 60 घटा देंगे 90 से तो 30 आ जाएगा, तो दूसरा अनुमान कोण हमारा 30 अंश मिल जाएगा। तो 45 30 हम देखेंगे कहाँ है, तो 45 पहला और 30 बाद में हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 को। तो 16 में क्या दिया है, 16 कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में मान होगा, एंगल सी का मान 90 अंश है। माने कह रहा है एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोण सी 90 है और बाकी सब मान आपको, यानी ये त्रिभुज हो गया और ये हमारा कोण सी है 90, एक जगह बी बना लेंगे और tan ए बराबर 1/3 है, तो इसका मतलब है 1/3 यहाँ दिया गया है। अगर हम बात करें तो ये tan 30 का मान होगा, ये tan 30 हो जाएगा, तो a बराबर ये 30 अंश आएगा। अगला हमारा b बराबर 60 अंश हो जाएगा।
अब हम चाहें तो इसमें मान रख सकते हैं। तो पहला बना साइन ए का मतलब 30 अंश, और कास बी का मतलब का 60 अंश, तो कास 60 हो गया। फिर कास ए का मान 30 है इंटू साइन बी, और बी का मान हमें 60 अंश मिला। तो साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान भी 1/2। आगे आएंगे कास 30 यानी करीब 3/2 और साइन 60 माने करीब 3/2 हो गया। तो ये गुणा करेंगे 1/2 दूनी 4, करीब 3 मिल के 3/2 दूनी 4, हर बराबर है अंश से जुड़ेगा, 4/4 काट देंगे, 1 आएगा और 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 16। आगे हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो देखेंगे 17 नंबर में क्या दिया है। करा एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। अगर हम बात करें तो ये हमारी घड़ी हो जाएगी, और घड़ी के सुई की लंबाई दे दिया है, और लंबाई कितना है r। तो ये हमारी घड़ी हो गई, और सुई की लंबाई हमारा ये r यानी त्रिज्या दे दिया। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। चूँकि ये 60 मिनट चलता है, तो 60 मिनट में वह एक चक्कर लगाता है, 360 अंश का कोण बनाता है। तो अगर 1 मिनट में हम निकालेंगे तो 360/60 और काट देंगे तो 6 अंश का कोण बनाएगा। अब कह रहा है बनाए गए त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड हमारा ये होता है, तो त्रिज्या द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 होता है, बाकी πr² होता है। तो थीटा का मान हमें यहाँ 6 मिल गया, बटे 360 हो गया, बाकी πr² बचा रहेगा। 6 से काटेंगे 36 यानी πr²/60 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे πr²/60 अंश कहाँ दिया गया है। πr²/60 अंश हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ले लेते हैं 17 के बाद 18 में क्या दिया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास दे दिया है। इसका मतलब अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा, और व्यास 1/2, आधा माने 1/2, तो ये बन गया 1/4, त्रिज्या मिल गई। किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम आधा गोला लेते हैं तो हमें नीचे का जो वक्रपृष्ठ मिलता है 2πr² होता है, एक ऊपर भी वृत्त होता है πr² होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² बन जाएगा, 3 पाई, तो पाई के स्थान पर पाई रहेगा, r², r का मान 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौक 16 बन जाएगा, 3 ऊपर होगा 16 नीचे होगा, बाकी पाई रहेगा। तो हम देखेंगे 3/16 पाई कहाँ है। तो 3/16 पाई हमारा यहाँ मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जाते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 19 ले लेते हैं। तो 19 में क्या दिया गया है, कह रहा है 19 नंबर किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः, माध्य माने समांतर माध्य दे दिया गया है, और माध्य कितना दिया है हमारा, पहला मान है 26.1, ये माध्य है। दूसरा माध्यक हमारा ये दे दिया है माध्यक, और पूछ रहा है बहुलक, तो हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर, तो यहाँ हमें सूत्र मिलता है 3 गुणे माध्यक, माध्यक और -2 गुणे माध्य, यही सूत्र है। अब इसमें आ जाएंगे तो 3 गुणे माध्यक, माध्यक है 25.8, 2 गुणे माध्य, माध्य है 26.1, तो 3 × 8 = 24 हासिल 2, 3 × 5 = 15, 2 × 17 और 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। आगे आएंगे माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 आ गया। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। हमारा आंसर बन गया 25.2, और 25.2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया है, अब इसको देखते हैं
कि कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो बारंबारता किसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, बल्कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक पद होता है। दूसरा हमारा माध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। फिर आगे आएंगे माध्यक, ये भी हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है और बहुलक भी होता है। तो दो मान दिया, एक बी और एक सी। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है वह कह रहा है बी वाला ऑप्शन तथा सी वाला ऑप्शन दोनों हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारा डी वाले में बी और सी दिया है, तो बी और सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि अकेले ये तो है नहीं, अकेले ये भी नहीं है, बल्कि दोनों हैं और दोनों हमारा यहाँ दिया गया है डी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके नीचे हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिसको हल करना है। ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न थे। इसके तो पहला प्रश्न है हमारा कि सभी भाग हल कीजिए। इसमें दिया गया है सभी भाग हल कीजिए। कह रहा है इसमें कि दिया गया है कि मास यानी एचसीएफ हमारा 99 और 158 का न हो, तो लस यानी एलसीएम, यहाँ एलसीएम रहेगा, एलसीएम 99 यानी 99 और 153 का हमें ज्ञात करना है। सारी यहाँ हमारा 58 रहेगा का हमें यह सीएफ ज्ञात करना है। तो आइए, तो सबसे पहले हम आएंगे, इसमें लिखेंगे हल। हल में हमें क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएंगे हल, हमें मिलेगा हल। हल में यानी सबसे पहला काम है आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर ये हमारा 21 है, 21 और इसका हम ले रहे हैं क। अब यहाँ आ जाएंगे, हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद परीक्षा में हम लिखेंगे हल। हल में हमें दो संख्याएं ए बराबर एक संख्या है 99 है और दूसरी संख्या बी बराबर है 158। अब आगे आ जाएंगे और दोनों का मास है। आगे आएंगे तो दोनों का जो मास है यानी जिसको हम एचसीएफ कहते हैं और यही हमारा एच होता है, वह दे दिया है 9 है। अब हमें एलसीएम यानी एल ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है हमारा जो सूत्र होता है दो संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध होता है ए बी बराबर होता है एच इंटू एल। हमें निकालना है एल, तो एच का भाग होगा, एल बराबर बनेगा ए बी अपान एच हो जाएगा। ई का मान 99 दिया है और बी का मान हमें 158 दिया है। अब आगे जाएंगे, यहाँ नीचे हम एच ले लेंगे और एच का मान हमारा दे दिया है 9। यहाँ हम देखेंगे दोनों कटने चाहिए, लेकिन एक को काट के देखेंगे कि हमारा ये 53 है कि 58 है। 9 1 9 6, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर जो दिया गया है 153 है। अगली जो संख्या हमारी 153 सही थी, तो यहाँ हम आ जाएंगे 153 ले लेंगे। अब यहाँ मिलेगा 153, क्योंकि जो महत्तम होता है वह दोनों संख्याओं को काट देता है और एलसीएम यानी लघुत्तम को भी काटता है। तो यहाँ पर हमने पाया 9 1 9 हो गया, 6 बचा, 9 7 63 बना। अब हम 99 में 17 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 17 9 133 हासिल 13 होगा और 17 9 133, तो 6 4 1 146 और मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर बन गया 1463 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 21 का ख। यहाँ भी वही हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर 21 हो जाएगा और इसका ख। अब इसमें हल में हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 2 कास स्क्वायर 45 - 1 बराबर कास थीटा है, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। हेलो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वाइट बैकग्राउंड पर बनाया गया है। यदि आपको ये बैकग्राउंड ना अच्छा लगे, इसके पहले के जो पेपर थे वो आपके ब्लू बैकग्राउंड पर बनाए गए थे। अगर आपका ये
दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, तो नेक्स्ट पेपर जो आएगा वह दूसरे बैकग्राउंड पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, तो दिया है हमारा 2 cos स्क्वायर 45 -1 बराबर cos थीटा है। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो 2 गुणे cos 45 का मान 1/2 में 2 होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1 बराबर cos थीटा होगा। यहाँ आ जाएंगे 2 गुणे 1 का वर्ग 1 में 2 का वर्ग 2 होगा, -1 बराबर cos थीटा, अर्थात cos थीटा बराबर क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 - 1 बचेगा, 0 होगा। और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए cos बराबर है तो थीटा बराबर 90 होगा, अर्थात थीटा बराबर हम तुलना करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा, और यही मान आपसे पूछा गया था। 21 का ख। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ग नंबर। कह रहा है बिंदुओं 4 y और 12 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ भी आएंगे तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर हमारा मिल जाएगा 21 का ग है। अब इसमें हल में क्या मिलेगा ले लेंगे, तो हल में हमें मिल रहा है, यहाँ पर हल में हमें क्या मिल रहा है, 2 बिंदु दिए गए हैं, एक 4 और y है, और दूसरी संख्या हमारी 12 और 3 है, और कह रहा है इनके बीच की दूरी जो d होती है वह 10 मात्रक है। तो आपको मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे आ जाएंगे तो d का मान यहाँ पर दे दिया है 10 बराबर रूट में x1 y1 होगा, ये हमारा x2 y2 होगा। तो x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 12 और प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ पहले हल कर लेते हैं। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर होगा प्लस y -3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ आ जाएंगे तो 10 दिया गया है। इसके बाद आएंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अगला काम हमारा क्या है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि हमारी जो संख्या ज्ञात करनी है वो कर्ण के अंदर है, और अगर संख्या अंदर है जिसका मान निकालना है तो वर्ग करेंगे, और अगर जिसका मान निकालना है बाहर है और बाकी संख्या अगर कर्ण के अंदर है तो वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा, और ये पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे कर्ण से बाहर हो जाएगा। तो -8 का स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर, और ये पूरा कर्ण में था इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट काम है, अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ 10 दहा में 100 मिल जाएगा, 10 का वर्ग 100 होगा, और ये बराबर कर्ण बाहर होगा, और -8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, y -3 का होल स्क्वायर बनेगा। ये आके घट जाएगा, 100 - 64 बराबर बनेगा y -3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम y -3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आएगा। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है। इसके बाद आगे आते हैं तो y -3 बराबर होगा वर्गमूल में 36 का वर्गमूल 6 होगा, और वर्गमूल में प्लस माइनस दोनों लिए जाते हैं। आगे आएंगे तो हम लिखेंगे इसके बाद धन चिन्ह लेने पर। अब हमें क्या करना है, इसमें से धन चिन्ह लेना है, तो y -3 बराबर +6 हो जाएगा, ये जाके जुड़ जाएगा, तो 6 माइनस था प्लस हो गया ये भी, और 9 आ गया। आगे आएंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह ले लेंगे तो y -3 बराबर ये -6 हो जाएगा, और ये जाएगा प्लस बनाएगा, तो -6 + 3, और माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। तो हमें y के क्या मान मिले, एक मिल गया -3 और दूसरा 9 मिल गया, और यही हमारा
आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्नोत्तर 21 का ग ये हमारा था, जिसमें हमने पाया y का मान एक मान -3 और दूसरा मान 9 है। आइए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या दिया है। घ कह रहा है कि बिंदु XY बिंदुओं 3, 6, -3, 4 से समदूरस्थ हो तो हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। यानी ये जो बिंदु है XY, ये इससे इसके बीच की दूरी और कह रहा है इस XY की इसके बीच की दूरी बराबर है। तो कह रहा है x और y में संबंध आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ले लेंगे और लिख देंगे हम प्रश्नोत्तर, हमारा मिल जाएगा प्रश्नोत्तर हमें क्या मिला 21 का ये घ है। अब इसमें आएंगे तो हम लिखेंगे हल, और हल में हमें क्या मिलेगा, हल में सबसे पहला नंबर है, इसको अगर हम P मान लें तो P, और ये बनेगा XY। दूसरा हमारा A मान लें, ये बिंदु है हमारा 3 और 6। तीसरा अगर हम B मान लें और ये बिंदु है -3 और 4। अब ये प्रश्न कह रहा है कि P से A की दूरी P से B की दूरी बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो PA होगा वह PB के बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या नीचे, प्रश्नानुसार हमें मिल जाएगा PA बराबर होगा PB के। आगे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि PA का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो हमारा बन जाएगा अंडर में, ये हमारा बनेगा x1 y1। अगर हम इसको मान लें x1 y1 तो ये हमारा x2 और y2 बन जाएगा। तो हमें मिलेगा x1 का मतलब x हो गया माइनस x2 का मतलब 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। हमारा सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर इसके बीच की दूरी में भी यही रहेगा, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिल क्या रहा है, x1 का मतलब x माइनस x2 माने 3 और प्लस y1 यानी y माइनस y2 माने 6, और ये बराबर होगा अंडर रूट में ही x1 यानी फिर x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आगे आएंगे y1 मीन्स y होगा, और y2 का मान अब यहाँ दूसरा बिंदु लिए थे इसलिए 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो आगे आ जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर ये कहीं से बाहर हो जाएगा, मिलेगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो हमारा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे सूत्र हैं। अब इसी से हमें तोड़ना है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2 गुणे वाई गुणे 6। अब राइट में आएंगे तो राइट वाला ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और आगे आ जाएंगे तो माइनस 2ab लिखेंगे तो माइनस 2 गुणे वाई गुणे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा कैंसिल होगा, 3 त्रिका 9 प्लस है ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा 3 दूनी 6 यानी 6x।
वाई स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, कटेगा और आगे मिलेगा 36 होगा ये हमारा। फिर आगे आएंगे 6 दूनी 12 वाई बन जाएगा। राइट में आएंगे 3 दूनी 6x बनेगा और 4 चौक 16 बनेगा और 4 दूनी 8 वाई बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो अगर इस 6x को इस साइड लेके आते हैं तो 6x + 6x बन जाएगा और इसको इधर लाते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ 36 - 12x और 16 आएगा तो -16 होगा, माइनस है +8 वाई बन जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं क्या मिला, सॉरी 12 वाई है, यहाँ 12 वाई था। अब यहाँ देखेंगे 36 में से 16 घटाएंगे 20 आएगा, -12 वाई होगा, सॉरी 12 में से 8 घटा देंगे तो हमें 4 वाई माइनस मिल जाएगा, 4 वाई और 6 मिलके 12x बन जाएगा। इसके आगे आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हम चाहें तो x y को एक तरफ कर लें तो 12x बनेगा, 12x और ये जाएगा +4y बराबर 20 बचेगा। 4 कामन ले लेंगे, 4 तिहाई और 4 एक्का 4 और 20 हो गया। अब 4 का 20 में भाग दे देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 3x + y बराबर 20/4, 4 × 5 = 20 हो गया। तो 3x + y बराबर 5 मिला और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही हमें मिलेगा x y में संबंध, अथवा हम 5 को इधर लाएंगे तो बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि यहाँ जो दिया गया था, कह रहा था कि x y में संबंध आपको ज्ञात करना है। इसके लिए ये हमारा आंसर बना 3x + y बराबर 5 मिला। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये 21 का घ था। अब अगला है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नोत्तर 21 का अंग। तो यहाँ आ जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर 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 हमें मिल जाएगा 21 का अंग। तो 21 के अंग में क्या दिया गया है, हल आएंगे तो पहले लिखेंगे हल। हल में हमें मिल रहा है, दिया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12, ये त्रिज्या है तो ये r है और ये ऊंचाई है शंकु की तो ये है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु माने ये हो गया और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी और 3.5 है और ये ऊंचाई है, अर्थात ये दूरी h बराबर दे दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 आ जाएगा। दूसरा नंबर ऊंचाई हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब आता है हमारा सूत्र, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² × h। अब यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या ले लेंगे, हमें मिल जाएगा 1/3 पाई मीन्स 22/7 मिलेगा, r का मान हमें मिला है 7/2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू h मीन्स 12 होगा। अब यहाँ मिला 1/3 गुणे 22/7 गुणे, आगे मिल गया 7 7 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, नीचे 2 × 2 2 बार और 12 हमारा ऊपर हो गया। अब ये बनेगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये पूरा 12 से 12 कट जाएगा, एक 7 7 से कटेगा। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की तो यहाँ पर हम 22 और 7 का गुणा कर देंगे तो बनेगा 22 × 7, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 बन जाएगा। चूँकि आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब अथवा घन सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अंग के बाद आता है, देखते हैं च। तो च में क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य।
तो हम देखेंगे समांतर माध्य के लिए क्या चाहिए। तो पहले हमें इसमें एक चार्ट और बनाना पड़ता है। ये वर्ग अंतराल है और एक चार्ट x का होगा, ये बारंबारता f है। तो हम इसके आगे चार्ट बनाएंगे, तो चार्ट आगे न बना करके हम इसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और बनेगा जिसको हम मध्यमान कहते हैं, मध्यमान, और ये x से लिखा जाता है। दोनों जोड़ के 2 का भाग दिया जाएगा, 0 + 10/2 यानी 10/2 5 आ जाएगा, 20 × 10 30/2 तो 15 आएगा। और इसका दोनों जोड़ के 2 का भाग दे देंगे 25, 5 10 10 जोड़ रहे हैं तो अगला 35 आएगा और अगले में 45 आएगा। दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यही आएगा। अब हमारा होता है इसका इसमें गुणा होगा, यानी जिसको हम f(x) कहते हैं, ये अगला पार्ट हो जाएगा चार्ट का। तो अब हम आएंगे इसमें, करेंगे क्या, हम गुणा करेंगे। तो 5 × 15 मिल जाएगा, फिर 15 दहा में 150 मिलेगा, फिर अगला 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5 और 11 दूना 22 5 27 हो जाएगा। 9 × 5 = 45, 45 की यहाँ आएंगे तो 5 मिलेगा, हासिल 4 होगा, फिर 9 × 3 = 27 और 4 31 बन जाएगा। फिर 7 × 5 = 35, 3 मिलेगा, 7 × 4 = 28 और 3 31 यहाँ भी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा सिग्मा f(x), तो ये बनेगा 5 5 10 15 5 20 हासिल 2 2 1 3 5 3 8 7 15 1 16 1 17 के 7 हासिल 1 होगा, 1 1 2 2 4 3 7 3 10 बन जाएगा। तो 10 70 ये आ गया। अब यहाँ आएंगे तो हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, तो ये होता है सिग्मा f(x) अपान n होता है। तो सिग्मा f(x) का मान 10 70 है और n का मान इसको हम जोड़ेंगे तो यही n मिलेगा। तो यहाँ मिला 7 3 10 9 19 1 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 यानी 40 हो गया। यहाँ मिला 21 30 10 40, तो यहाँ हम 40 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 2 बचा, 7 उतारिए, 4 छंग 24 हो गया, 3 बच गया और 4 सते 28 हो गया, 2 बचा और 4 पचे 20 हो गया। तो आपका आंसर क्या मिला, आंसर मिल गया 26.75 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 21 का च। तो हमारा ये जो दिया गया था यहाँ प्रश्नोत्तर ये 21 था और इसका च में हमें ये पूरा चार्ट बनाना है, उसके बाद ये आपका हल करना है। तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, 22 नंबर कह रहा किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए और ये हमारा जो आएगा वो 4 4 अंक का आता है। क दिया है 22 का, क में इसमें कुल 6 भाग हैं, क ख ग घ अंग और च। तो कुल 6 पार्ट हैं जिसमें से आपको जो जो आता है 5 आपको सॉल्व करना है, बाकी एक को छोड़ देना है। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद x² + 12 + 7 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। माने पहले हमें गुणनखंड करके या श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा करके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जब हम x y का मान पा जाएंगे तब उसके बाद हम मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a जो सूत्र होता है उसमें रख करके इसको चेक करेंगे, लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर, हमारा बनेगा प्रश्नोत्तर ये 22 का क है। अब यहाँ में मिल रहा है हल, हल में क्या मिलेगा, कह रहा द्विघात समीकरण दिया है x² + 12 + 7x है, इसको हम 0 करेंगे, x पहले 12 बाद में, तो x² + 7x + 12 बराबर 0। अब 12 का 12 4 3 12 4 3 7 बीच वाला आना चाहिए, तो x² + 4x
प्लस 3x, 4 और 3 मिला के 7 आ गया और प्लस 12 बराबर 0 होगा। यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे और पहले जोड़े में से x कामन ले लेंगे तो x प्लस 4 होगा, दूसरे में से 3 कामन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 का 3 ये खत्म होके x बचेगा। 3 चौक 12 भाग देने पर 4 आया तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में ये ब्रैकेट वाला और बाहर वाला दूसरे में x प्लस 3 बराबर 0 होगा। यदि आपको ये गुणनखंड में कोई समस्या होती है तो इसी चैनल में जा कर के क्लास 9th का गुणनखंड जो दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। अब आगे आएंगे, बारी बारी से जीरो करेंगे तो लिखेंगे कि यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा -4 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, इसके बाद दूसरा हम जीरो करेंगे कि पुनः यदि दूसरा मीन्स x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा -3 होगा। तो हमें x के दो मान मिले, एक -4 मिला, एक -3 मिला और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, ये कह रहा है गुणांकों में और इसमें मूलों में संबंध ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, संबंध के लिए जो हमारा समीकरण दिया गया था x², ये वाला समीकरण 7x है और प्लस 12 बराबर 0 की तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो ये बराबर यहाँ 1 मिलेगा, b बराबर यहाँ से हमें 7 मिल जाएगा, c बराबर यहाँ से हमें 12 मिलेगा। अब हमारा सूत्र होता है मूलों का योगफल बराबर -b/a। अब इसी में हम सभी मानों को रखेंगे तो मूल हमारे कौन कौन से हो गए, यही जो दोनों मूल मिले हैं, एक अल्फ़ा और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। तो मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान -4, बीटा का मान -3 और ये हमारा माइनस b का मान यहाँ से आएंगे तो 7 और a का मान यहाँ से आ जाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये मिला -4 प्लस माइनस हो जाएगा और -7 राइट में है, 4 3 7 -7, चूँकि दोनों माइनस हैं जुड़ जाएंगे तो बराबर -7 आ गया। इसका मतलब ये सत्य है। अब यहाँ पर हमारा -7 मिल गया, इसका मतलब ये सत्य है। अब आगे आ जाएंगे, एक और इसका होता है मूलों का गुणनफल। अब उसको हम चेक करते हैं। तो मूलों का गुणनफल भी यहाँ हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल, और मूलों के गुणनफल में चूँकि हमारा जो सूत्र है मूलों का गुणनफल ये बराबर होता है c/a। मूल हमारे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a है। अब हमारा मूल यानी -4 और -3 है तो -4 गुणे -3 बराबर c का मान यहाँ से आएंगे तो c का मान 12 बटे a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 12, इधर भी 12 मिला, इसका मतलब यह भी सत्य है। तो हमें क्या मिला कि मूलों का गुणनफल c/a और मूलों का योगफल -b/a हमारा सत्य होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें ये है हमारा 22 का क दिया गया है। अब आगे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या हम 22 का ख लेते हैं। तो ख में क्या है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, माने दो संख्याएं हैं और दोनों का वर्ग करके अगर हम घटाएंगे तो कह रहा है 180 आएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये भी 4 नंबर का हमारा दिया गया है तो बन जाएगा प्रश्नोत्तर, ये हमारा है 22 का ख है। तो अगर हम यहाँ बात करें हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले तो दिया है दो संख्याएं तो मानेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा
वाई हैं। और एक चीज़, हमें जहाँ हमने माना कि यक्स बड़ा है वाई से, क्योंकि यहाँ छोटा और बड़ा कह रहा है, अब दोनों का अंतर वर्ग करके जोड़ेंगे तो 180, अर्थात प्रश्नानुसार यानी हमें कह रहा है प्रश्न के अनुसार दिया है कि बड़ी संख्या यक्स है तो इसका वर्ग, छोटी वाली वाई है इसका वर्ग, और दोनों का कह रहा है अंतर माने घटा देंगे तो बराबर दिया है 180 तो 180 लिख देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब उसने कहा छोटी संख्या का वर्ग, छोटा इसमें हमने वाई माना है, वाई को छोटा, यानी बनेगा पुनः प्रश्नानुसार या लिख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। तो छोटी संख्या वाई है और कह रहा है इसका वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या यक्स है और कह रहा है जब इसमें 8 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस वाई स्क्वायर के स्थान पर हम 8 यक्स लिख सकते हैं, इसको 2 बना लेंगे। अब आगे लाएंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, या हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 8 यक्स, और ये 180 है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 180 बनाएगा बराबर 0 होगा। यहाँ पर 0, क्योंकि इसको हम इधर लेके चले आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। अब इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि ये 8 आना चाहिए, तो 18 दहा में 180, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये बनेगा यक्स स्क्वायर माइनस 18 यक्स, इसमें से 10 यक्स घट जाएगा यानी प्लस होगा, माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा, 18 में से 10 घटेगा 8 बन जाएगा, और माइनस 180 आगे हमारा दिया गया है। यहाँ पर हमने जोड़ा बनाया, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 मिला, इन दोनों में से हमने 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 मिला, तो हमें क्या मिला, x माइनस 18, दूसरी संख्या बन गई x प्लस 10 बराबर 0। अब आगे आ जाएंगे, यहाँ पर बारी बारी से 0 करेंगे, उसने कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का, तो यहाँ हम ले लेंगे, अब इसको हम बारी बारी 0 करके मान निकालेंगे, तो आगे लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर ये जाएगा तो प्लस 18 बना देगा, दूसरे से माइनस 10 आएगा, इसने माइनस प्लस नहीं कहा इसलिए दोनों ले सकते हैं। फिर आगे आ जाएंगे कि ये तो हमें मिल गया किसका मान, x का मान मिला। अब आगे आएंगे तो समीकरण नंबर 2 ले लेंगे, इसके नीचे समीकरण 2 से, यानी 2 में हम x का मान रखेंगे तो यहाँ है, तो वाई स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 8 गुणे 18, 18 × 144, यानी y बराबर मिल जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस 12 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, एक 18 दूसरा 12 मिल गया, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 18 मिला, y बराबर 12 मिला, या माइनस 12 भी ले सकते हैं क्योंकि उसने ऋण धन की बात नहीं कहा है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये जो दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, x और y के मान, अर्थात एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 12 होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 22 का ख। अब हम ले लेंगे प्रश्नोत्तर 22 का ग। तो 22 का ग में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। समपूरक का मतलब दोनों कोण जोड़ेंगे 180 आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर हमारा बन जाएगा 22 का ये ग है, और हम देख रहे हैं 4 नंबर का आता है। अब इसमें आ जाएंगे हल में पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। फिगर हमारा
जो दिया गया है करा एक वृत्त है, ये हमारा वृत्त हो गया। अब अगर बात करें इस वृत्त की तो यहाँ पर ये हमारा वृत्त बन गया। अब कह रहा बाहर एक बिंदु है, तो यहाँ पर हमने बाहर एक बिंदु ले लिया और यहाँ से इसको स्पर्शी के रूप में हमें खींचना है। तो ये हमारी जो स्पर्शी दी गई है, दो स्पर्शी, एक यहाँ से लेके आएंगे यहाँ और दूसरा यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ दो स्पर्शी बन गई। अब ये जो दोनों स्पर्शी हैं, यहाँ हम देखेंगे एक स्पर्शी ये मिल गई, दूसरी स्पर्शी हमारी ये बन गई। अब एक इसका हम केंद्र ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने माना इसका केंद्र O है, ये हमारा बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया है स्पर्शी में कि यहाँ से अगर इसको हम मिला देते हैं और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं तो बता रहा है कि एक कोण यहाँ बना, दोनों रेखाओं के बीच एक कोण यहाँ बना, स्पर्शी की रेखाओं के बीच का कोण ये वाला, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, ये स्पर्श बिंदु दो हैं, इनके द्वारा केंद्र पर मिलाए तो एक कोण यहाँ बन गया। अब कह रहा है दोनों कोणों का योगफल जो होगा वो संपूरक, संपूरक का मतलब 180 होना चाहिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे, पहले लिखेंगे यानी क्या क्या दिया है, ज्ञात है, तो पहली हेडिंग हमारी मिलेगी ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र O, एक वृत्त जिसका केंद्र O, एक वृत्त जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O। फिर आगे आ जाएंगे स्पर्शी, स्पर्शी PA व PB है, बाहर से खींची गई दो स्पर्शी PA और PB है, इतना तो दे दिया है। अब दूसरा हमें क्या है, ज्ञात हमें सिद्ध करना है। तो अगली हेडिंग हम लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो लिख लेंगे सिद्ध करना है। तो अगली हेडिंग हमारी मिल जाएगी सिद्ध करना है, यानी क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों संपूरक होंगे, तो अर्थात दोनों मिला के 180 होना चाहिए। यानी तो एक मिला वाय बिंदु पर और केंद्र पर संपूरक हो, सिद्ध करना है कोण APB, APB प्लस कोण AOB, AOB बराबर 180, क्योंकि यही लाएंगे तभी ये दोनों संपूरक कहलाएंगे। अब हम आगे लिख लेंगे एक हेडिंग रचना। तो रचना में हमें क्या लिखना है, रचना, रचना में हमने A से O और B से O को मिलाया, A से O तथा B से O को मिलाया। अब अगला आ जाएंगे, चूँकि स्पर्शी जो होती है 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ और यहाँ हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम बात करें ये दोनों 90 होंगे, तो अगली हेडिंग हमारी जो मिलेगी वह मिलेगी उपपत्ति। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे क्या, उपपत्ति। तो हम हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या मिलेगा कि चूँकि स्पर्शी यानी केंद्र पर लंब होती है, लंब होती है, इसलिए कोण A और ये बराबर कोण B दोनों तरफ स्पर्शी है, तो दोनों हमारे 90-90 हो जाएंगे। इसको एक बना लेंगे। अब आ जाएंगे पूरा चतुर्भुज ले लेंगे। तो चतुर्भुज यानी हमने कौन सा लिया, AOBP, AOBP में चारों कोण जोड़ देंगे तो 360 आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो मिलेगा कोण A प्लस कोण O
प्लस कोण बी, यानी मिल जाएगा प्लस कोण बी और प्लस कोण पी, यानी ये बराबर हो जाएगा 360 अंश। ए का मान और बी का मान 90 है, तो यहाँ हम 90 लिखेंगे, कोण ओ लिखेंगे, बी का मान 90 लिखेंगे और कोण पी लिखेंगे, 360 बन जाएगा। तो हमारा कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 90 90 180 जाके घट जाएगा, तो 360 माइनस 180 घटा दिए तो 180 आ गया। अब जो कोण ओ है और जो कोण पी है, ये कौन कौन से कोण हैं? तो ओ का मतलब कि वही हमारा सिद्ध करने वाला कोण ए पी बी, यानी ए ओ बी। तो ओ का मतलब हमारा कोण ए ओ बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ को ए ओ बी, तो इसको लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस दूसरा कोण पी, पी का मतलब कि हमारा ए पी बी, कोण ए पी बी, और ये बराबर 180, और यही सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो हमने क्या पाया? यही हमारा लाना था 180 अंश, और यहाँ पर भी हमें वही मिल गया 180। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नोत्तर 22 का ग था। आगे हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का घ। तो घ में क्या दिया है? आकृति में ओ ए गुणे ओ बी, ओ से ए और ओ से बी, इन दोनों का गुणनफल ओ से सी और ओ से डी, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर है कोण सी और कोण बी बराबर है कोण डी के, यही हमें लाना है। तो इससे पहले हम दोनों को समरूप त्रिभुज बनाएंगे। जब समरूप त्रिभुज बनेगा तो संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर, हमारा बन जाएगा प्रश्नोत्तर, ये हमारा है यानी 22 का घ, और ये भी हमारा 4 अंक का आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं, पहले जो दिया है उसी को लेना है हमें। तो हम लिखेंगे हल, हल में हमें क्या मिलेगा? ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। तो हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप लाना है। तो हमें ओ ए बटे, चाहे ओ बी आए चाहे ओ सी आए, तो ओ ए और बटे ओ सी बना लेंगे, क्योंकि ओ सी इधर है। ये आएगा इस साइड में भाग देगा, अब ये जाएगा इस साइड में भाग देगा। इसका मतलब मिल गया कि ओ ए बटे ओ सी आ गया, क्योंकि इसका गुणा था, इधर आएगा भाग बन गया। इसी तरह से ओ डी बटे हमारा ओ बी मिला, यानी ओ ए क्या है? ये भुजा है, और ओ सी क्या है? ये वाली भुजा है। फिर आगे आएंगे ओ डी क्या है? ये वाली भुजा है, और ओ बी क्या है? ये भुजा है। तो 2 भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया, उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ये कोण भी बराबर है आमने सामने का, क्योंकि 2 तिर्यक रेखाओं में आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, यानी कोण ए ओ डी। तो कोण ए ओ डी बराबर, अब आगे आ जाएंगे, हमने ए ओ लिखा तो एक लाइन वाला सी ओ बी, कोण सी ओ बी। ए ओ एक लाइन वाले को लिखे हैं तो पहले सी ओ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ये बना शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको 1 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यही बन जाएगा त्रिभुज ए ओ डी, और ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा सी ओ बी के। तो हम देखेंगे कोण ए कोण सी के बराबर, कोण ओ के तो बराबर पहले से है, कोण डी कोण बी के बराबर हो गया। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। अब नीचे यही लिखेंगे, इसलिए नीचे हमें मिलेगा, इसलिए कोण ए बराबर है कोण सी, तथा
दूसरा आ जाएंगे कोण डी बराबर बी या बी बराबर डी, कोण बी बराबर कोण डी के, क्योंकि पहला पहले के बराबर, लास्ट वाला लास्ट वाले के बराबर, बीच वाला आपस में बराबर, जिसको हमने पाया है। इतना हो गया और यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 22 का घ। इसमें एक खंड और करना है, चाहे अंग करिए चाहे च, लेकिन आपको यहाँ हम टोटल बताएंगे। तो आइए अंग में देखते हैं क्या दिया है। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है, माने अचानक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो, बादशाह नहीं हो। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे पहले प्रश्नोत्तर। ये है प्रश्नोत्तर, हमारा अंग है यानी 22 का अंग, ये भी हमारा 4 नंबर का है। अब यहाँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, कुल पत्ती 52 है, यानी कुल पत्ती, तो कुल पत्ती हमें कितनी मिलेगी 52, जिसको आप यस कहते हो, यानी यस। टोटल जो घटना घट सकती है वह आपकी है यस बराबर 52। अब इसमें नंबर 1 बादशाह, बादशाह यानी बराबर। अब बादशाह कितने होते हैं, जिसको अगर हम E1 मान लें तो यह E1 बनेगा। तो एक आपका पान का, एक चिड़िंग का, एक हुक्म का और एक ईंट का, सबका एक एक बादशाह होता है, तो बादशाह की संख्या 4 हो जाएगी। फिर आगे आ जाएंगे, बादशाह न हो इसका हम बाद में निकालेंगे, तो पहले इसकी प्रायिकता हम ले लेंगे। तो बादशाह के आने की प्रायिकता बराबर, तो आगे लिखेंगे बादशाह के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये बराबर होगा NE बटे NS, जिसको हमने E1 माना है। तो NE का मान हमें मिला कितना 4 बटे 52 हो गया, काट देंगे 4 एक्का 4, 13 चौका 52, यानी 1/13 आ जाएगा। ये तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 एक और पूछा है, बादशाह नहीं होगा। तो यानी अगर इन 4 पत्तियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पत्ती होंगी वो बादशाह नहीं होंगे। तो चाहे तो हम इस 52 में से 4 को घटा दें तो बादशाह न आने की कुल पत्ती मिल जाएगी, या बादशाह के आने प्लस बादशाह के न आने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होगा, क्योंकि किसी घटना के घटने और प्लस घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा, यानी बादशाह के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता प्लस बादशाह, बादशाह के न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये बराबर हमेशा 1 होगा। तो बादशाह के आने की प्रायिकता हमने निकाली है 1/13। दूसरे को अगर हम E2 मान लें तो PE2 और ये बराबर बन जाएगा हमारा 1, ये जाके घट जाएगा, PE2 निकालेंगे तो बनेगा 1 माइनस 1/13, तो 13 का 13 में से 1 घटाएंगे तो 12/13 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर होगा। तो बादशाह के आने की प्रायिकता 1/13 और बादशाह के न आने की प्रायिकता हमें मिल गया 12/13, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे हम लिख देंगे कि अतः बादशाह के आने की प्रायिकता बराबर 1/13 तथा बादशाह के न आने की प्रायिकता बराबर 12/13। ये 22 का अंग था। 22 में एक और है, उसको भी ले लेते हैं। आपको परीक्षा में एक छोड़ना है और यहाँ हम आपको पूरा बता रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है माध्यिका बराबर L1 + n/2 - CF अपान F × H होता है। तो पहले तो हमें CF निकालना पड़ेगा। इसके लिए यही संचयी यानी ये बारंबारता को जोड़ देते हैं तो यही संचयी बारंबारता CF बन जाती है। तो हम आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर 22 का च। यहाँ मिल रहा है हमारा
इसके आगे हमें चार्ट बनाना पड़ेगा फिर से, तो आप परीक्षा में फिर से चार्ट बनाएंगे। प्रश्नोत्तर 22 का च, और ये भी हमारा 4 नंबर में आता है। तो इसका तो हम इसी तरह से रहने देते हैं चार्ट में। इसको बनाएंगे वर्गंतराल बारंबारता, फिर आगे लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसको CF लिखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, पहला पद ज्यों का त्यों लिख लेते हैं F वाले का, और ये हमारा 5 इसी तरह से आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 और प्लस 5 यानी 8 प्लस 5 जुड़ के 13 आएगा। इस 13 में 20 जुड़ेगा, 13 प्लस 20 तो बराबर हो जाएगा 30 3 33। 33 में 15 जोड़ेंगे तो 33 प्लस 15 तो 5 3 8, 4 48 हो जाएगा। 7 और जोड़ देंगे तो 48 प्लस 7 55 आ गया। 5 और जोड़ देंगे तो 55 प्लस 5 तो ये बराबर 60 हो जाएगा। इसी को कहते हैं संचयी बारंबारता CF। अब यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहला काम होता है इसमें टोटल जोड़ेंगे तो यही 60 आना चाहिए, तो n बराबर 60 मिलेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं n/2, यानी चाहे स्मॉल लिखिए n/2, तो यहाँ n का मान 60 आया, बटे 2 कर देंगे तो ये 30 आएगा। अब हम देखेंगे 30 किस में मिलेगा इस संचयी बारंबारता में, तो 5 में 30 नहीं मिलेगा, 13 में 30 नहीं मिलेगा, लेकिन 33 में मिल जाएगा। इसका मतलब है जो 33 वाली लाइन होगी उसी को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो अंडरलाइन हमें किसे करना है, 33 वाले को। ये 33 वाला है, ये हम पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। अब अंडरलाइन करने के बाद ये हमारा L1 बनता है, ये हमारा F बनता है, और इसके ऊपर वाला ये CF बनता है। अब हमारा सूत्र चाहिए, तो हमें क्या मिलता है, यानी माध्यक या माध्यिका के लिए हमारा सूत्र क्या है, माध्यक लिखिए या माध्यिका, तो माध्यक बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान F होता है इंटू H होता है। F का मतलब कि ये जो मान दिया गया है, तो L1 का मान यहाँ से आएंगे 20 ले लेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 20 प्लस n/2 का मान हमने निकाल लिया है और ये 30 आया है, तो 30 लिखेंगे, माइनस CF माने यहाँ मान है 13। एक और हमें चाहिए H, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो H मिलेगा, यानी मिलेगा 10 - 0, चाहे जिसमें से घटाएंगे तो वही हमारा ये 10 H आ गया। यहाँ हम 10 का गुणा करेंगे और बटे F, और F का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 20, तो यहाँ हम 20 रख देंगे। अब ये मिला हमारा 20 प्लस 30 में से 13 घटा दिए तो 7 17 बचा, और 0 0 से काट दिए तो 17/2 आ गया, तो 20 मिला, प्लस 2 8 16 और 2 5 10, तो इसमें जोड़ दिए तो हमें मिल गया 28.5, और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ये चौथा। संख्या 23, तो 23 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों को हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं। अब ये 6 अंक का आएगा, या तो इसको कीजिए अथवा हम नेक्स्ट अथवा वाले दोनों में से चाहे जिसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दोनों देखेंगे। तो आते हैं पहले हम पहला वाला, तो क्या दिया है, 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7। अब किसी भी रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल 4 विधियां हैं। एक को हम विलोपन, एक को हम प्रतिस्थापन, एक को हम वज्र गुणनखंड, और एक आरेखीय विधि कहते हैं। तो यहाँ पर इसने नियम नहीं दिया किस नियम से हल करना है, तो आप चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो प्रतिस्थापन लगाएं अथवा विलोपन, तो आइए हम विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो ये हमारा मिलेगा क्या, प्रश्नोत्तर, ये है प्रश्नोत्तर 23, और 23 का हमारा पहला है, इसको हम इसे छोड़ देंगे। अब हमारा समीकरण माने हल में क्या मिलेगा, जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण क्या है हमारा, दिया है 3x - 5y और -4 बराबर 0 है। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, और दूसरा समीकरण हमारा जो बनेगा
वो दिया है 9x, ये आएगा तो माइनस बनाएगा, तो -2y, और 7 को भी तब इधर ले लेते हैं, 7 बराबर 0, इसको हम 2 बना लेंगे, या 4 को और 7 को राइट में भी रख सकते थे। अब विलोपन में गुणांक बराबर किया जाता है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 के बराबर हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9x और 3 पचे 15y और 3 चौक 12, 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसको 3 बना लेंगे और 2 को इसके नीचे हम लिख देंगे। -7 बराबर 0 था, ये हमारा 2 था। जिसके गुणांक बराबर हैं उनका चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर यहाँ लिखाएंगे, घटाने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 3 -2, और जब घटाया जाता है तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस है, ज़्यादा माइनस है तो माइनस होगा। 15 में से 2 घटा देंगे तो 13y बचेगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये भी प्लस हो गया और ये माइनस है, इसमें से ये घट जाएगा हमारा, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो सारी यहाँ माइनस रहेगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब 13y ये जाएगा तो प्लस बना देगा, तो -13y बराबर 5, और y बराबर मिल जाएगा 5/13, ये माइनस था तो माइनस हो जाएगा। हमें एक मान मिल चुका है, यानी y का मान। अब इस मान को हम समीकरण 1 अथवा 2 में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो अगर हम समीकरण 1 रखते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 3x - 5y - 4 बराबर 0 था, तो 3x - 5 गुणे y का मान -5/13, ये चला जाएगा तो +4 बना लेगा, माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x + 5 पचे 25/13 बराबर 4 मिला। अब ये जाएगा माइनस बनाएगा। आ जाते हैं इसके आगे हम कुछ इस तरह से, तो हमें यानी 3x बराबर, तो आगे हम लिखेंगे क्या कि 3x बराबर होगा 4 - 25/13 हो गया, तो 13 चौका 52 - 25 और बटे 13 बन गया। तो 12 में से 5 घटा दिए तो 7 5 12, 4 में से 2 घटा दिए तो 2/13 हो गया। ये 3x था तो केवल x निकालेंगे, 3 का गुणा है, भाग हो जाएगा यानी नीचे चला आएगा, 3 से काटेंगे, 3 9 27, तो 9/13 आ जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, x बराबर 9/13 मिला, y बराबर -5/13 मिला, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, जो सवाल हमने लगाया है वो सही है कि नहीं। तो एक आइए हम रखते हैं, बाकी आप इसको चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपको देखना है कि हमने जो क्वेश्चन लगाया था सही है कि नहीं। जैसे 3x - 5y बराबर अगर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ जाएंगे 3 गुणे x का मान रखेंगे तो x का मान 9/13 है, -5 गुणे y का मान -5/13 था, 4 आना चाहिए, 9 त्रिक 27/13 माइनस माइनस प्लस 25/13, 4 आना चाहिए, तो 7 5 12, 2 2 4 1 5/13, 4 आना चाहिए, 13 चौका 52, देखिए 4 4 के बराबर आ गया। तो इस तरह से परीक्षा में आप रफ में चेक कर सकते हैं कि जो आंसर हमने निकाला है वो सही है कि नहीं है, इसको लगाना नहीं है, केवल आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे में भी रखेंगे तो दूसरा में ये बराबर 7 आना चाहिए, दोनों में अगर संतुष्ट करेगा तो आपका ये आंसर सही है, एक में संतुष्ट करेगा एक में नहीं करेगा तो इसका मतलब आंसर सही नहीं है। तो आगे आते हैं, अब हम देखते हैं, चूंकि ये हमारा केवल चेक करने के लिए है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम ले लेते हैं, ये हमारा 23 का प्रश्न संख्या 23 था जिसमें ऊपर वाला हमने हल किया, अब अथवा वाले को भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न यानी 23 का अथवा, तो इसमें हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर ये 23 अथवा, इस तरह से हम परीक्षा में लिख देंगे।
अब इसमें क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम 2 अंकों वाली एक संख्या मानेंगे, तो यहाँ ले लेंगे हल में लिखेंगे क्या कि माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई, चाहे x मानिए तो इकाई x तथा दहाई y है। यानी जब 2 अंक वाली संख्या लेंगे तो उसमें 2 अंक होते हैं, एक इकाई और एक दहाई, तो इकाई को हमने x और दहाई को y ले लिया है। इसलिए अब संख्या बराबर लिखेंगे, तो संख्या बराबर जो दहाई होता है उसी में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ लेते हैं, तो 10y प्लस x बनेगा। जैसे एक संख्या 23 हो गई तो इकाई हमारा 3 है और दहाई हमारा 2 है, तो दहाई में 10 का गुणा करके इकाई जोड़ेंगे, 10 दूनी 20 3 23, तो 23 हमारा मिल जाएगा। तो इस तरह से दहाई वाले में हम क्या करते हैं, 10 का गुणा करके इकाई जोड़ लेते हैं। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल। तो संख्या बन चुकी है, अंक उल्टेंगे तो यहाँ ये यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 10y प्लस x, एक संख्या हो गई, अंक पलटी कर दिए तो y के स्थान पर x और x के स्थान पर y हो गया, और इन दोनों का कह रहा है जो योगफल है वो 66 आया है, तो हम 66 लिख देंगे। 10y प्लस 1y मिलके 11y, x प्लस 10x मिलके 11x बराबर 66 आ गया। दोनों में से अगर 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई लिख सकते हैं, और 11 का भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर इसको हम 1 बना लेंगे और इसको हम 2 बना लेंगे। एक समीकरण हमें मिल चुका है, एक समीकरण हमें और हल करना है, और दूसरा समीकरण अब हम देखेंगे बनाएंगे। हाँ कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब ये नहीं मालूम कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, तो अंतर का मतलब या तो x माइनस वाई होगा या तो y माइनस x होगा। यानी पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है या तो x माइनस वाई बराबर, या हमें दूसरा मिल जाएगा y माइनस x बराबर। अंतर क्या दिया है, कह रहा है 2 है तो 2 लिख देंगे, या तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब अगर इसको हम 3 बनाते हैं तो 2 और 3 को हल करेंगे, और अगर इसको हम 4 बनाते हैं, अगर इसमें कोई मान माइनस में आ गया तो हम क्या करेंगे, तो ये 2 और 4 को हल कर लेंगे। अब हमारा समीकरण ये ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 था। दूसरा समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर 2 है, इसको हमने बनाया था 2 और ये हमारा बना था 3। अब हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, x 2x हो जाएगा और 6 2 8 बन जाएगा। यानी क्या मिला, जोड़ने पर यहाँ हमने जोड़ा है, और x बराबर निकाल लेंगे, 2 चौका 8 यानी 4 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 में 2 का भाग दे दिए और भाग देने पर हमें 4 मिला। अब x के इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो हम आगे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से, अर्थात हम यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 हमारा समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 6 था, तो x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 है तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, क्योंकि प्लस है दूसरी तरफ जाएगा माइनस, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। इसलिए जो संख्या बनेगी, तो संख्या आपने क्या माना था, 10y प्लस x है, तो 10y प्लस x था, तो 10 गुणे y का मान 2 प्लस x का मान यहाँ से 4, तो 10 दूनी 20 4 24 हमारा आंसर बन जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। यदि हम इसको भी देखना चाहें परीक्षा में कि सही है कि नहीं सही है, तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आइए इसको अब हम जानते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, उसने कहा था हमारी संख्या मिल चुकी है, अब हमारी संख्या क्या मिली, संख्या मिल गई हमारी 24। अब उसने कहा था जब इसका अंक पलटी मारोगे तो 4 पहले 2 बाद में, तो ये 66 आ जाएगा, और दिया गया था यहाँ पर कि संख्या को उलटने पर बनी और प्रारंभिक संख्याओं का योगफल 66 होगा।
तो हमें मिल गया। फिर आगे आ जाएंगे, उसने कहा था अंतर। अंतर का मतलब बड़े में से कम वाले को घटाना है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और अंतर उसने 2 कहा था, तो हमारा आंसर दूसरा भी सही हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हम इसको चेक कर सकते हैं परीक्षा में कि जो हमने लगाया वो सही है कि नहीं सही है। प्रश्न संख्या 24 ले लेंगे, तो 24 क्या दिया है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश दिया है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस करनी में 3 मीटर है। तो मान लीजिए हमारा मंदिर हो गया, मंदिर जिसको हमने ए बी माना। अब फिर क्या कह रहा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर दिया गया है। कह रहा है मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब दूसरी ओर हमारा ये भवन हो गया और यहाँ पर उन्नयन बन रहा है शीर्ष से, इसका मतलब हमारा जो भवन होगा वह बड़ा होगा। और ये उन्नयन कोण का मतलब ये है, जहाँ से देख रहे हैं यहाँ से सीधी रेखा और ऊपर को मिला देंगे तो ये हमारा उन्नयन कोण बनेगा, और उन्नयन कोण हमारा दे दिया है 30 अंश है, माने इस कोण की माप 30 अंश दिया गया है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, यहीं से देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बना ये अवनमन कोण बना और ये 45 अंश है, तो ये भी हमारा 45 अंश बन जाएगा। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई को हम यच मानेंगे और यही बराबर हमें लाना है जो आगे दिया गया है। तो अगर हम बात करें नीचे की ऊंचाई, नीचे की ऊंचाई यहाँ 15 है तो 15 हो गया। ऊपर की ऊंचाई हमें मिल जाएगी h माइनस 15, और ये ऊंचाई हमारी यहाँ से यहाँ की बन जाएगी। अब हम मान लेंगे पी क्यू हमारा भवन है जिस पर एक बिंदु और आर स्थित है। अब यही हम लिखेंगे पहले रचना में कि माना ए बी 15 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शीर्ष बी से भवन पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 30 अंश है। बी से भवन के पाद पी का अवनमन कोण 45 अंश है। अब आ जाएंगे, अब बारी बारी से त्रिभुज लेकर के पहले हम नीचे वाली दूरी यानी सड़क की ऊंचाई को x मान लेते हैं, इस दूरी को हम ज्ञात करेंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में यहाँ हमें मिल जाएगा tan 45, तो tan 45 बराबर लंब, इसके चूंकि ये कोण है इसके सामने की भुजा लंब होगी, लंब का मान ए बी बन जाएगा और बटे आधार, आधार माने पी ए मिलेगा। अब यहाँ हम आ जाएंगे तो लंब ए बी चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और ये 15 मीटर है, तो इस दूरी को हम 15 मीटर रख देंगे। और P से लेकर A तक दूरी हमारा यहाँ पर x हम माने हैं तो x हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है तो 15 बटे x होगा, फिर यह गुणा करेंगे तो x बराबर 15 मीटर बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में आएंगे। आगे हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज हमारा बन जाएगा कि त्रिभुज, यहाँ हम ले लेंगे त्रिभुज हमारा बनेगा यानी बी आर क्यू में, और यहाँ लगा देंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 अंश बराबर होगा 30 के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये लंब हमारा क्यू आर बन जाएगा, क्यू आर बटे हमारा हो जाएगा आर बी आर। तो क्यू आर हमारा यहाँ लिखे हुए हैं h माइनस 15 और बी आर हमारा पी ए के बराबर होगा क्योंकि नीचे आयत बना हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ तो h माइनस 15 होगा और पी ए का मान हमने x माना है और x का मान यहाँ हम रख देंगे तो बन जाएगा h माइनस 15 बटे x का मान 15 यहाँ रखा जाएगा। अब tan 30 का मान 1/3 होता है तो 1/3 बराबर h माइनस 15 बटे 15 हो जाएगा। फिर यह गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा, या तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं तो 15/3 बराबर h माइनस 15 हो जाएगा। ये आएगा तो प्लस बनाएगा, यानी इसके आगे हम आ जाते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, अगर हम आगे ले लेते हैं तो आगे हमें मिल रहा है 15/3 माइनस
कॉमन ले लेंगे तो 1/3 तो 1/3 प्लस कर देंगे तो 15 1 प्लस कड़ी में 3 और बटे हमारा मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो बात करें इसके आगे तो इसके आगे हमें मिलेगा क्या कि 15 बाहर होगा, ये हमारा एच मिल रहा है। कर दिए तो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3 हो जाएगा और नीचे हमारा कड़ी में 3 मिला के 3 बनेगा। 3 से काटेंगे तो 5 ब्रैकेट में हम 3 प्लस कड़ी में 3 भी लिख सकते हैं। इसको हमने पहले इसको बाद में लिख दिया और यही हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी और यही हमारा आंसर बन जाएगा। चूंकि यही सिद्ध करना था 5 ब्रैकेट कड़ी में 3 और यही हमारा सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध करना था। अब आगे आ जाते हैं 24 का अथवा वाला। तो क्या दिया है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। इसका मतलब है एक भवन यहाँ भी है और इसके शीर्ष से एक मीनार है तो मीनार ऊंची होगी तभी उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर होगा तभी उन्नयन कोण बनेगा। और ये उन्नयन आगे क्या बता रहा है कि भवन के शीर्ष से ये भवन का कोण 45 अंश है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कोण हमारा 45 दे दिया गया है। फिर क्या मीटर है, ये पूरी मीनार है, इसकी ऊंचाई हमारा 40 मीटर दे दिया गया है। कि भवन की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करना है। तब भवन को हम यच मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी यच हो गई। नीचे की दूरी को हम एक्स मान लेंगे। नीचे ये दूरी एच है तो ऊपर वाली जो दूरी होगी वह 40 में से नीचे वाली एच घटा देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। ए बी हम भवन मान लेंगे, पी क्यू हमारी मीनार होगी, आर एक बिंदु होगा। इसमें भी इसी तरह से लिखेंगे कि माना ए बी एच मीटर ऊंची मीनार है जिसके शीर्ष बी से ए बी एक एच मीटर ऊंचा भवन है जिसके शीर्ष बी से मीनार पी क्यू के क्यू सिरे का उन्नयन कोण 60 अंश तथा बी से आधार पी का अनुमान कोण 45 अंश दिया गया है। ये अक्ष माना हमने, ये अक्ष माना, बाकी ये पूरा 40 दिया गया है। इसमें भी हम आएंगे तो हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले हम नीचे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा त्रिभुज ए बी पी में और लगाएंगे यहाँ tan 45 अंश, क्योंकि ये कोण हमारा 45 है तो एकांतर कोण से ये भी हमारा 45 अंश बन जाएगा। तो tan 45 बराबर लंब लंब माने ए बी और बटे होगा आधार आधार माने ए पी होगा। ए बी का मान यच और ए पी का मान हमने यक्स माना है। tan 45 का मान 1 होता है तो यच अपान यक्स होगा, तिर्य गुणा यक्स बराबर यच मिल जाएगा। अभी हमें यक्स और यच में संबंध मिला। अब हम आ जाएंगे इस ऊपर वाले त्रिभुज में और ऊपर वाला त्रिभुज बी आर क्यू है। आगे लिखेंगे त्रिभुज बी आर क्यू में तो हमें मिलेगा क्या कि त्रिभुज बी आर क्यू में यहाँ आ जाएंगे तो हम लगाएंगे tan 60 अंश, तो ये बनेगा tan 60 अंश बराबर 60 के सामने की भुजा जो क्यू आर है लंब बनेगा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार आधार माने बी आर बन जाएगा। बी आर क्यू आर का मान यहाँ से पाएंगे 40 माइनस एच हो जाएगा और बी आर का मान यहाँ से यक्स मिल जाएगा और यक्स का मान हमने एच माना है तो 40 माइनस एच अपान एक्स का मान एच है तो एच रख देंगे। इसका मान कड़ी में 3 है और ये 40 माइनस एच बटे एच होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा कड़ी में 3h और ये बराबर हो जाएगा 40 माइनस एच होगा, ये आएगा प्लस बनाएगा तो 40 बराबर मिल जाएगा कड़ी में 3h प्लस एच हो जाएगा। दोनों में से एच कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 3, यहाँ से एच निकाल लिए तो +1 बन गया। एच बराबर इसका भाग हो जाएगा। इसके आगे हम यहाँ आ जाते हैं तो हमें एच बराबर क्या मिलेगा, चूँकि इसका गुणा है एच में इधर आएगा भाग तो 40 बटे कड़ी में 3 +1 बन जाएगा। तो एच बराबर हमें मिल जाएगा
40/3 प्लस 1 संयुग्मी से गुणा करेंगे तो करीब 3 माइनस 1 करीब 3 माइनस 1 बन जाएगा। ऊपर बन गया 40 ब्रैकेट में करीब 3 माइनस 1 हो गया और नीचे प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, हम पाएंगे कि यहाँ 3 माइनस 1 यानी 40 बाहर ब्रैकेट में 3 माइनस 1 नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा, घटा दिए तो 2 आ गया। 40 करीब 3 माइनस 1 होगा, नीचे घटाने पर 2 से भाग दे दिए तो 20 आ गया, बाकी करीब 3 माइनस 1 हो गया। और यही हमें मीनार की भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो 20 करीब 3 माइनस 1 20 करीब 3 माइनस 1 आ गया। तो आगे लिख देंगे ये h बराबर हमें मिल गया और यही हमारा आंसर बन गया। ये मिला h और यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 करीब 3 माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम ले लेते हैं 25 में क्या दिया है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है एक ठोस है, उसमें एक शंकु है और कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है। माने पहले हम शंकु बनाएंगे तो शंकु हमारा क्या बनेगा, ये हमारा अर्धगोला हो गया, क्योंकि आगे दिया है कि समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, तो ये आधा गोला बन गया। और कह रहा है इसी के ऊपर हमारा ये शंकु है। फिर क्या कह रहा है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, इन दोनों के वक्रपृष्ठ निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे और दोनों समान आधार पर हैं, इसका मतलब है इन दोनों की जो त्रिज्या है वो बराबर है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या भी बराबर है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है शंकु और दूसरा है हमारा अर्धगोला। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हल में यही हमें मिलेगा। शंकु में दो चीज़ें होंगी, एक तो तिर्यक ऊंचाई बनेगी, तिर्यक ऊंचाई को हम ले लेंगे यल और जो ऊंचाई होगी उसको h मानेंगे और इसकी जो त्रिज्या है r हो जाएगी। अर्धगोले में केवल त्रिज्या मिलेगी। ये हमारा बन गया तिर्यक ऊंचाई और ये बना ऊंचाई और ये बन गया हमारी त्रिज्या। चूँकि दोनों समान आधार पर हैं, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। अब इसका हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ यानी मिल गया हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ, तो बराबर होता है पाई आर यल। अब इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठ, ये हमारा अर्धगोले का हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधा गोला दिया है तो उसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं कह रहा है, दोनों को हम बराबर कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या कि प्रश्नानुसार ये मिलेगा हमें शंकु का वक्र पृष्ठ और ये बराबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो दोनों बराबर करेंगे। तीसरा वक्र पृष्ठ यहाँ हमने निकाला तो पाई आर यल बना, तो पाई आर यल बराबर, इसका हमने निकाला तो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। अब एक पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल होगा, यहाँ बन गया 2r बराबर यल हो गया। तो अगर हम यह r का मान निकालेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, r बराबर, इसी को ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब यहाँ किस में निकालना है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या तो दोनों की बराबर है, अब शंकु की ऊंचाई चाहिए। तो हम जानते हैं किसी भी शंकु में यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है और यल स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हमें मिलता है शंकु में एल स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यल का मान 2r है तो यहाँ हम 2r स्क्वायर है होल स्क्वायर बराबर
2 दूनी 4 आर स्क्वायर, ये बचेगा एच स्क्वायर। तो यहाँ तो 3 आर स्क्वायर बराबर मिला एच स्क्वायर, और इसने कहा था कि हमें निकालना क्या है, ऊंचाई नीचे होनी चाहिए। तो ये नीचे चलाएगा तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 3। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो आर बाई एच बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा। और यही पूछा था कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका अनुपात, तो बराबर कड़ी में 3/1, तो आर अनुपात एच बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/1, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 25, और 25 का हमारा ऊपर वाला मान जो दिया गया था वही मान हमारा था। अब इसके नीचे हम देखेंगे इसका अथवा वाला। तो आइए इसका अथवा देखते हैं। क्या कर रहा है अथवा में कि कई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आ जाएंगे तो कह रहा है एक वृत्त है, और दिया है यहाँ पर हमारा एक वृत्त है। अगर हम बात करें तो ये हमारा वृत्त हो गया, और इस वृत्त में दिया हुआ है कि अगर हम बात कर लें, ये वृत्त हमारा हो गया। अब इस वृत्त में 21 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब कह रहा है त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का चाप हो गया, तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया गया ये 60 अंश का दिया गया है। अंतरित करता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अंदर वाला एक त्रिज्य खंड, एक बाहर वाला हो जाएगा। 2 भाग हैं, तो हम एक लघु और एक दीर्घ कहेंगे। तो इसको हम लघु त्रिज्य खंड और इसको हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। तो हम आ जाएंगे तो हमारा जो सूत्र होता है हल में हमें क्या मिलेगा कि लघु त्रिज्य खंड और इसका क्षेत्रफल ले लेंगे तो बनता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही सूत्र होता है। और आर का मान इसने दिया है 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि 21 सेंटीमीटर कहा है इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ आ जाएंगे, इसका मान 60 अंश है तो 60/360 होगा, गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा 0 0 36, यानी मिल क्या गया हमें, ऊपर मिला 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 हो गया। तो 7 त्रिक 21 बना, 3 दूनी 6 बना, 2 से काट दिए तो 11 आ गया। हमारे पास मिला 21 गुणे 11, तो 11 का 11, 11 दूना 22 1 23, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा एक आंसर बन चुका। दूसरा, अगर हम दीर्घ त्रिज्य खंड निकालें तो पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला यानी नीचे वाला इसको घटा देंगे। तो आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ हल कर लेते हैं। तो अगर हम दीर्घ का निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड और इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ हमें बनेगा क्या, बराबर पूरा क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। अगर इसको A1 मान लें तो A1 हो जाएगा। तो ये बना हमारा 22/7, 21 गुणे 21, क्योंकि स्क्वायर है, और A1 का मान हमने निकाल लिया है 231 हो गया। तो 7 त्रिक 21 आगे मिला हमारा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणे 21 माइनस 231 बना। अब आगे आ जाएंगे तो 21 छक्का यानी 6 का 6, 6 दूनी 12 हाथ से लगेगा। फिर आगे आ जाएंगे 21 यानी छक्का मिला, फिर 21 छक्का गुणा करेंगे, 6 का 6 और फिर 6 दूनी 12, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 8 3 1 138 बन जाएगा, माइनस 231 मिला। अब इसको हम घटा देंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। फिर आगे आ जाएंगे तो
3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा, तो 11×55 ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।